बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है हम ऑनलाइन में अपनी स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन में हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने आपको लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी, उसकी टाइप्स, उसको डिटेल में डिस्कस किया था विद वैल्यूज़, विद फार्मूलाज। ठीक है, आज हम इस नेक्स्ट जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उसमें हमने मेजरमेंट का फिनोमिना करना है कि हाउ वी कैन मेजर द लंग कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम, कि हम अपने लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियली हेल्पफुल साबित होता है। इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड भी है और आपके पास प्लिथाई और सेप्रोग्राफी के जुमले में भी वो आपके पास आ रहा है। तो लंग वॉल्यूम क्या है जी? लंग वॉल्यूम और मेजरमेंट इट इज़ मेजर्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड स्पायरोमेट्री। क्या है जी? इस टेक्निक को क्या कहते हैं? स्पायरोमेट्री। ये इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है जो टेक की जाती है ड्यूरिंग स्पायरोमेट्री इज़ द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, के फोर्सफुली जो हम एक्सपायर कर रहे हैं वॉल्यूम को उसके थ्रू मेजरमेंट की जाती है स्पायरोमेट्री में, जो मेजर करता है हाउ मच एयर कैन बी फोर्स्ड, कितनी ज़्यादा हम फोर्स कितनी ज़्यादा एयर जो है हम फोर्स से बाहर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी मुँह से बाहर निकाल रहे हैं। हाउ मच एयर कैन बी फोर्स आउट ऑफ द लंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मखसूस एक टाइम के लिए हम जब उसको एडजस्ट करते हैं तो हम उसमें असेस करते हैं कि कितनी ज़्यादा जो एयर है हम उसको अपनी बॉडी से बाहर को मूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्पायरोमेट्री के थ्रू हम आपकी लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं। तो ये आपको बेसिकली थोड़ा सा मैं रिकॉल देना चाह रहा था कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को देखा था कि किस तरह से आपके लंग वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूल वॉल्यूम जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ हमने आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और रेजिड्यूल वॉल्यूम पे हमने डिस्कशन की थी, और एंड पे आपको टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट की गई। तो डायग्रामेटिकली ग्राफिकली आपको ये एक डिस्क्रिप्शन दी गई है किस तरह से आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये वो स्पायरोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। आप देख रहे हैं कि माउथ पाइप है वो पर्सन अपने मुंह में डाल के बेसिकली ये जो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी मालूम करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब हम अपने अस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी डायग्नोसिस के लिए उनके लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स के वॉल्यूम को असेस करने के लिए हम बेसिकली ये चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपका मीटर जो है वो आपके लंग्स की जब आप उसको अपने करते हैं पाइप को माउथ पाइप पीस उस अपने माउथ में डालते हैं और अपनी कैविटी के पास लेके जाते हैं तो पिस्टन राइज होना शुरू हो जाता है हर ब्रीथ पे, ईच डीप ब्रीथ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्लोटिंग ड्रम जो है जिसमें आपका वो उसमें किया जा रहा है, एयर आपकी उसमें इंटर हो रही है और स्पायरोग्राम जो है आपका वो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर के अलग अलग पाइप्स हैं जिसे आप लंग की कैपेसिटी आप मालूम कर सकते हैं। देखिए ऊपर दो हेडिंग दी गई हैं, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, और दूसरी साइड पे हाउ टू यूज़ अ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। पहले आप अंडरस्टैंडिंग लें कि लंग वॉल्यूम कैपेसिटी कैन मेजर, स्पायरोमीटर किस तरह से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके दो पाइप्स एक इंस्पायर्ड एयर को और एक एक्सपायर्ड एयर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फ्लोटिंग ड्रम में आप देख सकते हैं किस तरह से एयर ऊपर को और नीचे की तरफ आ रही है, और साथ ही आपका स्पायरोग्राम जो है डायग्रामेटिकली आपको इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि सेकंड पिक्चर में पर्सन अपने माउथ में पाइप को ले रहे हैं और उसको आपके स्पायरोमीटर पर हाथ पकड़ रहे हैं। सामने वो देख सकते हैं कि मेरा कितना जो है आपका गोल मार्कर है वो किस पॉइंट तक मार्क कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्पायरोमेट्री क्या चीज़ है? स्पायरोमीटर इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल से बना होता है और इसमें बेसिकली दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक आउट चैम्बर होता है जिसमें वाटर, जिसको वाटर चैम्बर भी कहते हैं, और ये वाटर से फिल होता है। ठीक है, और एक इनर चैम्बर होता है,
आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, ठीक है। और इसके साथ इन्वर्टेड ड्रम होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया। तो आपके माउथ जो है पीस उसमें हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आप अगर इसको इस पिक्चर को हम देखें तो किस तरह से ये इनर और आउटर ड्रम जो है आपके इसमें इंडिकेट किए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि आपके पास स्पायरोमेट्री विद फ्लो वॉल्यूम लूप्स असेस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेजर की जाती हैं एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स एंड फ्लो रेट्स के हिसाब से। तो बेसिकली स्पायरोमेट्री विद फ्लो वॉल्यूम लूप्स असेस the mechanical properties of the respiratory system by measuring expiratory volume and flow rates. Maximal inspiratory and expiratory efforts इसमें कंसिडर किया जाए। At least 3 tests of acceptable effort are performed to ensure reproducibility। तो अगर आप देखें, जैसे हम बात कर रहे थे इनर और आउटर चैम्बर के हवाले से, तो जो चैम्बर है, एक चैम्बर है ड्रम शेप, वो इमर्स्ड है आपके इमर्स्ड इन वाटर इन एन इन्वर्टेड पोजिशन में आपका जो चैम्बर ड्रम है वो इमर्स्ड है इन वाटर में, ठीक है। एक जो वेट है आप उसको अटैच कर रहे हैं आपके इन्वर्टेड ड्रम के टॉप पे, आप देख रहे हैं। तो उसमें अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग चेन आप इसमें अटैच कर रहे हैं, एक पेन उसमें अटैच कर रहे हैं आपके ड्रम के साथ, तो वो वेट वाली मशीन का, ठीक है। तो जो मेटल ट्यूब है वो इनर चैम्बर में से अपर एंड ऑफ मेटल ट्यूब इज़ अबव वाटर लेवल। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो चैम्बर है उसमें जो मेटल ट्यूब है वो अबव की तरफ रेज हो रही है, और जो लोअर एंड है वो रबर ट्यूब के साथ है जो माउथ पीस की तरफ जा रहा है, माउथ में ट्यूब को लेके जा रहा है। इस तरह से आपका चैम्बर है। ऊपर आप एक वेट को पेन के थ्रू आप ड्रम में इंसर्ट कर देते हैं, तो आपका जो इनर साइड है वो रेस हो जाती है वाटर के साथ, और दूसरा जो साइड है वो आपका माउथ पीस होता है, मुँह के साथ रबर अटैच होती है। जब कोई आदमी एक्सपायर करता है स्पायरोमीटर में, तो जो ड्रम है वो अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करता है, और उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। जब पर्सन उसमें इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा तो उसमें आप इजीली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी जो स्कीम थी इसमें आप देख सकते हैं किस तरह आप एस्थमेटिक पेशेंट को चेक कर उसके लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स के वॉल्यूम्स को चेक करने के लिए किस तरह स्पायरोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है। तो ये नेक्स्ट अब हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। तो कैरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास सबसे पहले ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एल्वियोलाई टू टिश्यूज बाय ब्लड इन 2 फॉर्म्स। ऑक्सीजन जो है आपके एल्वियोलाई जो हैं आपके लंग्स में होते हैं, उनसे आपके टिश्यूज़ की तरफ जो है 2 तरीक़ों से मूव करती है। एक में क्या है जी आपका सिंपल सॉल्यूशन है, और दूसरे में क्या है उसमें आपके पास आपके जो है कम्बिनेशन में आपकी हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन होकर उसमें कंसिडर की जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक सिंपल सॉल्यूशन है उसमें आपके पास कंसिडर किया जा रहा है। तो आप रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड में 2 तरीके से। The only way for oxygen to be carried around the body is by the hemoglobin in red blood cell. Carbon dioxide क्या है? Carbon dioxide is transported by the blood in 3 ways, as sodium hydrogen carbonate in plasma or as carbamino compound in red blood cells और in simple solution dissolved in the plasma। इस तरह से आपका ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन जो आपकी सिंपल सॉल्यूशन में और हीमोग्लोबिन के फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। सिंपल सॉल्यूशन में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन ब्लड और प्लाज्मा और कैरीड किया जाता है इसको। इट्स अमाउंट इज ऑफ 0.3 ml ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ प्लाज्मा। अगर 100 ml प्लाज्मा में 0.3 ml ऑक्सीजन को डिज़ोल्व किया जाए तो ये 3% आपका बन जाएगा ऑक्सीजन जो है टोटल ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपकी ऑक्सीजन का आपके ब्लड में डिज़ोल्व होने का, किस तरह से आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन की गैस में या ब्लड में। और दूसरा अगर इसको हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया। और 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है इस तरीके से। जो 3% ऑक्सीजन है वो सिंपल सोल्यूशन प्लाज्मा के साथ आपके ऑक्सीजन का सिंपल सोल्यूशन बना दिया जाता है, और 97% जो है वो आपकी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। और ये मैक्सिमम जो है 97% ऑक्सीजन इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ करती है ऑक्सीजन को जब उसको ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है आयरन के साथ जो उसका हीम पार्ट है, ठीक है, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हर मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का वो कंटेन करता है ऑलमोस्ट 4 एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, इन फिरस फॉर्म में। फिरस की फॉर्म में 4 जो एटम्स हैं आयरन के वो हर हीमोग्लोबिन में कंटेन होते हैं। जो आयरन आइटम है वो जब कंबाइन हो जाता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कंबाइन वो ऑक्सीजनेशन करवाता है। वो क्या करता है, दिस कम्बिनेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ अगर मैं समराइज़ करूँ अपनी बात को, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इस तरह हो रही है। जब हीमोग्लोबिन को चाहिए होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ें हैं, हीम और ग्लोबिन, प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस पार्ट। जो हीम पार्ट है वो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, वो आयरन पार्ट है, उसमें वो फेरस होती है, फेरस, ठीक है। तो वो हर हीमोग्लोबिन में 4 जो हैं वो 96% प्रोटीन होती है, और 4% क्या होता है, हीम पोर्शन होता है, जो नॉन प्रोटीनस होता है, वो आपके आयरन्स वगैरह होते हैं। तो वो जो 4 एटम्स हैं आयरन के वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो फेरस का जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है, ये कम्बिनेशन ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सारा फिनोमिना हो रहा है। तो जो आपकी कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके ब्लड की, अगर हम उस पर थोड़ी बात करें तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है आपके ब्लड से, कि आपके ब्लड की कितनी कैपेसिटी है कि वो आपकी कितनी मिकदार ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी की जाती है और उसमें 1.34 ml ऑक्सीजन होती है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम से कम जो है मस्ट होनी चाहिए 20.1 मिलीलीटर पर 100 ml ऑक्सीजन, जबकि ब्लड कैरी करता है 19 ml पर 100 ml। तो ऑक्सीजन एंड ब्लड ये हैं जो हैं ये सैचुरेटेड हैं तकरीबन 95% बाय ऑक्सीजन। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो ब्लड है उसकी कैपेसिटी क्या है ऑक्सीजन को कैरी करने की। तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो उसमें आप इस तरह से उसको कर सकते हैं कि आपका जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन जो है आपकी एट अ टाइम वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 जो उसका ग्राम है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग है कैपेसिटी आपकी हीमोग्लोबिन की, तो नॉर्मल अगर इसको देखा जाए तो आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है ब्लड में वो 15 ग्राम है, 15 ग्राम है। सो जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो ज़रूरी है कि वो 20 मिलीलीटर जो ऑक्सीजन है वो कैरी कर सकते हैं, जबकि ब्लड कैरी करता है सिर्फ 19 ml, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो ऑक्सीजन और ब्लड की कैपेसिटी है ये 95% सैचुरेटेड है आपस में, 95% बाय ऑक्सीजन। इस तरह से ये आपकी इसको हम समराइज़ करते हैं। अगर हम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पे बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में किसके थ्रू, टिश्यू टू एल्वुलाई ऑफ लंग्स के जो एल्वुलाई हैं उनसे टिश्यू की तरफ जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो इस तरह से हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, इसके 4 हैं आपके पास मैकेनिज्म है, 4 तरीके हैं जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो सबसे पहले ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 7% डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व फॉर्म में।
हैं, और एज अ कार्बोनिक एसिड आपके पास है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स 63% इसमें किए जा रहे हैं, और कार्ब अमीनो कंपाउंड जो हैं 30% कंसिडर किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज डिजॉल्व फॉर्म में ओनली 3 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर 100 ml ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में। जो 7% है आपके टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है आपके ब्लड में, उसका 7% ये बनती है, जो कि आपके प्लाज्मा में 3 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में। जबकि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड के बनाने का जो अमल है बहुत कम मिकदार में है, तो ये जो रिएक्शन है ये वेरी स्लो है और ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। जबकि बाइकार्बोनेट्स का जो है 63% चांसेस है, 63% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। जब प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है आरबीसीज में, तो आरबीसीज जो हैं कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, जो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन हैं ये आते हैं आरबीसी की तरफ, किसमें, प्लाज्मा में, टू प्लाज्मा। तो वो जो हैं लंग्स में आपके जो हाइड्रोजन आयन हैं वो बाइकार्बोनेट, लंग्स में जो आपके बाइकार्बोनेट हैं वो दोबारा चेंज हो जाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाती है। वो बाइकार्बोनेट में किस तरह जा रही है कि आपके आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जो आपके बाद में कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आपकी आरबीसी से बाहर चले जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। जब आपके सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट अलग होते हैं तो प्लाज्मा में चले जाते हैं। जबकि लंग्स में आपके जो बाइकार्बोनेट आयन है दोबारा वो कंबाइन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। जिस तरह से ये आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है, इस तरह से ये टिश्यू से एल्वेलाई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फोर्थ वन जो है कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में 30% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में है वो कंबाइन किसके साथ होती है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या बनाती है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और कार्ब अमाइनो जो प्रोटीन्स हैं वो लंग्स में रिजर्व कर जाती हैं, रिएक्शन टेक प्लेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है आपकी बॉडी से। अगर इसकी अमाउंट देखी जाए कार्बन डाइऑक्साइड की एट्रियल ब्लड में तो 48 मिलीलीटर है, जबकि आपकी वीनस जो ब्लड है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी 52 मिलीलीटर आपकी इसकी रेशो बनती है। इस तरह से आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का जो अमल है ये कैरिंग हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो किस तरह से ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आउट हो रही है, ऑक्सीजन किस तरह से इंटर हो रही है। ये 4 तरीक़ेकार हैं और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के 2 तरीक़ाकार हैं, एक सिंपल सोल्यूशन और एक हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में भी जाती है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में भी थोड़ी सी मिकदार जाती है, और आपकी बाइकार्बोनेट्स और कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से पास आउट होती है। अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग से क्या मुराद है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सिग्नल सेंड करता है मसल्स को जो कंट्रोल करते हैं आपके रेस्पिरेशन को, जिसकी वजह से आपकी सांस का ब्रीथिंग का फिनोमेना अकर हो रहा है। तो ये 2 किस्म की रेगुलेशन है, नर्वस कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है। जो आपका नर्वस कंट्रोल है इसमें 2 रीजन्स हैं आपके मेडुला में जो कंट्रोल करते हैं आपके रेस्पिरेशन को। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो स्टिमुलेट करता है आपके एक्सपायरेटरी कंट्रोल्स को, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो केमिकल रेगुलेशन है उसमें ये पार्ट है आपका इनवॉलंटरी आपकी जो कंट्रोल है ब्रीथिंग का। तो इससे ये जो मैकेनिज़्म है आपके इस बॉडी का हीमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, आपको अप्रोप्रिएट बैलेंस और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपके HCO2 और pH को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप नर्वस रेगुलेशन पे बात करते हैं तो नर्वस रेगुलेशन में आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है आपका, उसमें अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी सेंटर में आपकी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड हैं बायलेटरी इन मेडुला, ठीक है, एंड पोन्स विच कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन और कलेक्टिवली कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर से क्या मुराद है, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो बायलेटरली आपके मेडुला और पोन्स में लोकेटेड है, जो कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेशन और किस तमाम एस्पेक्ट्स को, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। इसकी डिवीजन के हवाले से अगर देखा जाए तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में मेडुला, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में मेडुला और आपके पेनोमोटॉक्स
सेंटर जो है पोन्स और एपनास्टिक सेंटर भी आपके पोन्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं। अगर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला पे बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला में और जो काज करता है इंस्पायरेशन को, जबकि वेंट्रल की जब बात करते हैं तो ये वेंट्रल पार्ट में मेडुला के वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है और ये आपके जिसके फंक्शंस हैं एक्टिव रेस्पिरेशन कराता है, जिसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होती, जो प्रोवाइड करता है आपको पावरफुल एक्सपायरेटरी फोर्स एक्सपायरेशन के दौरान। वेंट्रल जो आपका मेडुला का पार्ट है वो एक्सपायरेशन को करता है, जो आपकी जब आपकी पावरफुल एक्सपायरेशन हो जाती है तो वो मे भी आपके इंस्पायरेशन की तरफ उसको लेके जा रहा है। जबकि आपके पनेमोटॉक्सिक जो सेंटर है पोन्स का वो आपकी डॉर्सल पार्ट है अपर पोन्स में, ठीक है, जो आपकी रिस्पायरेशन को इंक्रीज़ करता है उसके रेट को, और आपका जो एपनास्टिक सेंटर है वो आपके डॉर्सल पार्ट आपका जो पोन्स का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट डॉर्सल पार्ट है उसकी तरफ ये प्रेजेंट है और ये आपके रेस्पिरेशन को डिक्रीज़ करता है आपका एपनास्टिक सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका नर्वस कंट्रोल आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें हमने इस चीज़ को देखा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपके रेस्पिरेशन के तमाम फिनोमेना कंट्रोल कर रहा है। उसमें दो चीज़ें हैं जैसे हमने अभी स्लाइड में बताया, मेडुला और पोन्स। मेडुला में आपका डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट है और पोन्स में आपका पनेमोटॉक्सिक और एपनास्टिक सेंटर है, ठीक है। वो किस तरह से रेस्पिरेशन और आपके एक्सपायरेशन को ट्रीट कर रहे हैं वो हमने आपको इसमें डिटेल में बताया। तो केमिकल कंट्रोल में जब हम बात करते हैं तो केमिकल कंपाउंड में आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया है जो लोकेट करता है किसमें, आपके मेडुला में, ठीक है। तो जब आपका हाईली सेंसिटिव है पार्ट जो चेंज करता है इसको ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में और जो हाइड्रोजन आयन में, तो इंक्रीज़ करता है आपके रेट को, स्ट्रेंथ करता है रेस्पिरेशन को, ये इफेक्ट करता है आपके ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को और कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपका CSF जिसको आप कहते हैं उसको ये इफेक्ट करता है। तो इसमें अगर कीमो रिसेप्टर की आप जब बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपकी कैरोटाइड आर्टरीज में, आपके एओर्टा की कैरोटाइड आर्टरी में इन आर्च ऑफ एओर्टा, और ये कीमो रिसेप्टर हैं ये इफेक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन से, ये इफेक्टेड हैं और इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इंक्रीज़ हो जाता है किसकी वजह से, आपकी डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की वजह से और आपके इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन और आपकी इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वजह से। तो इस तरह से ये आपके जो आपके एस्पेक्ट्स हैं ये आपके केमिकल और नर्वस कंट्रोल में आपके पास कंसिडर किए जा रहे हैं। अगर आप अल्टीमेटली इसका गोल देखते हैं रेस्पिरेशन का तो ये मेंटेन होता है प्रॉपर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की टिश्यू में। तो जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन जो है आपके ब्लड में एक्ट होते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंटर इटसेल्फ जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके ब्रेन को, बजाय इसके कि आपके इंटायरली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को कैरोटाइड और आर्टिक आर्च में इफेक्ट करने के। तो ये जो रिसेप्टर हैं ट्रांसमिट करते हैं एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को, इसके लिए आपकी रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरह से ये आपका केमिकल और आपका नर्वस कंट्रोल कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ आप हमारा रेस्पिरेटरी जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होगा रेस्पिरेशन का। इसमें हमने आपको सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस के बारे में बताया, आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में आपको क्लियर किया, उसके बाद आपको लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के बारे में क्लियर किया, ठीक है, और आपको लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी की मेजरमेंट के बारे में हमने बात की, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो ट्रांसपोर्टेड गैसेज हैं उनके ट्रांसपोर्ट, जो आपके रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, और एंड पे हमने आपको इनका जो ब्रीथिंग है किस तरह से ब्रीथिंग में मतलब कंट्रोल हो रही है नर्वस और केमिकल कंट्रोल पे बात की। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई अभी कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चे आप लोग ज़रूर मुझे आंसर करें, क्वेश्चन करें, फिर उनका आपको आंसर किया जाएगा और आप अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करवाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।